अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज जो है वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दुनिया भर के अंदर जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, ईरान और अमरीका आमने सामने आ चुके हैं। ईरान ने अपने जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर जवाबी मिसाइल बरसा दिए हैं। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे। इसराइली मीडिया के मुताबिक इन हमलों में अब तक 86 अफराद जख्मी हुए हैं और ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलों में इसराइली फौज की 14 तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया है, जिनमें सपोर्ट बेसिस, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स भी शामिल हैं। बिल्कुल ऐसा है। इन्हीं तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ ईरान से हमारे बहुत ही अच्छे पैनलिस्ट हैं और हमेशा हम जब देख रहे हैं कि जब से ये ईरान और इसराइल का मसला हो या फिर इसराइल और फ़लस्तीन का मसला हो या फिर अमेरिका की कहीं पर इंटरवीन करने की बात हो, तो हमारे साथ हमेशा होते हैं और अपडेट भी करते हैं हमें कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त ईरान में मौजूद है। तो हम तो पहले इनकी हिफाजत की दुआएं भी करते हैं ताकि हमें अपडेट्स भी मिलते रहे, आप लोगों तक ये अपडेट्स पहुँचें। और बड़ा अच्छा डेप्थ एनालिसिस होता है जो इनका माइक्रोस्कोप है ना, जो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है, उससे चीज़ों को समझने में बड़ी बेहतरी आती है। हमारे साथ इस मौजूद है मुर्तजा नगरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं पाकिस्तान के नाज़रीन की खिदमत में सही हालात को पेश कर सकूं। पहले तो आप ईरान की सूरत हाल बताएं, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और कैसे हालात हैं, और दूसरा ये कि जो ऑन गोइंग इशू अब, क्योंकि अमेरिका भी कूद चुका है इस जंग में, और अब ईरान कौन सा स्ट्रेटेजिक कार्ड खेलने वाला है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मेरे मोहतरम नाजरीन के समझने की है वो ये है कि अमेरिका कूदा क्यों इस जंग में। आपने अक्सर हमारे माशरे के अंदर अक्सर इंडियन फिल्मों का रुझान है, आपने देखा होगा उन फिल्मों में बदमाशी का एलिमेंट ज़्यादा पाया जाता है, खासकर तमिल फिल्मों के अंदर। आप देखेंगे कि वो एक छोटा बदमाश जो होता है वो निकलता है किसी जगह पर, हीरो से भिड़ता है और हीरो से लड़ता है, और जब वो हीरो उसे मारने लगता है तो वो उसको कहता है कि रुक, अभी मैं भाई को बुला के लाता हूँ। इसराइल के साथ भी यही कुछ हुआ है। इसराइल ने गलत मुहासबे के साथ, गलत कैलकुलेशन के साथ एंट्री की कि ईरान में वो अपना काम करेगा और भाग जाएगा, निकल जाएगा और ईरान के हाथ नहीं आएगा। लेकिन माजर चाहता लेकिन ईरानी मिसाइलों ने जो उसका हाल किया, वो पूरी दुनिया ने देखा कि जो फलस्तीन के साथ वो करता था वही कुछ इसराइल में होने लगा। तो इसराइल इतना तेज मुल्क है, ये यहूदियों की जो लॉबी है, जूइश लॉबी है, ये जो सहयूनी लॉबी है, ये इतनी खतरनाक है, इसका अमेरिका में इतना नफूज है, इतना हाथ है। जब इन्होंने देखा कि ईरान ने हमें मार मार के हमारा बुरकस निकाल दिया, हमारी दुर्गत बना दी है, तो इन्होंने क्या किया, ट्रंप को घेर घार कर ट्रंप को एंटर किया इस जंग के अंदर। अमेरिका लाजमी बात है, बड़ी पावर है, और किसी एक मुल्क के साथ दो बड़ी पावर्स मिलकर लड़े तो उसके लिए दो महाजों पे एक साथ लड़ना बहुत सख्त काम है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में इंडिया के साथ, मिसाल के बिल मिसाल, खुदा न करे खाकन बदान ऐसा कोई सिलसिला हो, इंडिया के साथ कोई और एक बड़ा मुल्क भी मिलकर अगर पाकिस्तान से लड़ रहा होता तो दो महाजों पे लड़ना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त हो जाता है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सहयोरियों ने देखा कि इनका हाल बुरा हो गया है, इनके इलाकों को मार मार के ईरान ने छलनी बना दिया है, तो इन्होंने फौरन किसी ना किसी तरह तरले मिनते करके अपने सहयूनी लॉबी को, जो कि अमेरिका में बहुत फाल है, दुनिया समझती है। देखें, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, दीगर हजरात जो एनालिसिस कर रहे हैं उनसे मेरे एनालिसिस में फर्क रखिएगा। दुनिया समझती है अमेरिका इसराइल को इस्तेमाल कर रहा है, दरअसल पिछले 5-8 सालों से इस पूरे खित्ते के अंदर इसराइल अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। वेरी ट्रू। जहां चाह रहा है अपने मफादात के लिए अमेरिका को घेर घार के उस खित्ते में लेकर उस हिस्से में लेकर जाता है और वहां अमेरिका के जरिए तबाही करवाता है, जबकि सिक्योरिटी इसराइल की होती है। बात समझ रहे मेरी? जी जी बिल्कुल। इस पूरे खित्ते के अंदर इसराइल अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है, ये पहला बच्चा है नाजायज जो अपने बाप को इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसा क्या है कि इसराइल के पास ऐसा क्या है कि अमेरिका जो है वो अपना नुकसान करते हुए भी, अपने आप को बुरा बनाते हुए भी इसराइल ही की मदद करता है, इसराइल ही का साथ देता है? देखिए, अमेरिका कोई आसमान से उतरा हुआ नया मुल्क नहीं है, वहां भी वही लोग रहते हैं जो हमारी तरह के जहन रखते हैं। वहां भी लोगों की जरूरियात हैं, लोगों की नीड्स हैं, लेकिन लॉबिंग्स होती हैं। अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान इंडिया का मामला हुआ तब भी आपने न्यूज पर कई बार ये चीजें सुनी होंगी, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ पजल जोड़ूंगा और लोग समझते चले जाएंगे। अमेरिका में लॉबिंग होती है। हमारे यहाँ ये बात मशहूर थी कि हमारी निस्बत इंडियन लॉबी इंडिया में, अमेरिका में ज्यादा मजबूत है।
ठीक है। राइट, ये बात तो सबने सुनी है न्यूज के ऊपर कि हमारी निस्बत इंडियन लॉबी अमेरिका में ज्यादा मजबूत है, लिहाजा उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो अब याद रखिएगा, अमेरिका में दुनिया की सबसे मजबूत लॉबी जो है वो सहयूनी है, ठीक है, ज़ायनिस्ट लॉबी है। अच्छा। बड़े बड़े तमाम कॉर्पोरेटर्स, वहां का जो माफिया है वो सारा ज़ायनिस्ट पर मुश्तमिल है, और वो इन लॉबीज को इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ देते हैं कि इनके मुंह यूं हो जाते हैं। सही। और ट्रंप साहब तो वैसे ही रिश्वतों के अंदर अपना नाम रखते हैं, कहीं से $300 मिलियन का जहाज ले रहे हैं, तो कहीं से $400 मिलियन का कुछ ले रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने भी जब उनसे बहस हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको $300 मिलियन का जहाज नहीं दे सकता हूं, मुझसे ये उम्मीद नहीं रखिएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? जी जी। तो ये ज़ायनिस्ट लॉबी इतनी मजबूत है कि इस ज़ायनिस्ट लॉबी के जरिए नेतन्याहू जो सहयूनी फिक्र का आदमी है और उन्हीं की चीजों को आगे बढ़ा रहा है, अरमगडोन जैसे मामलात का इंतजार करने वाला ये शख्स ज़ायनिस्ट लॉबी के ही हाथों में है। तो ये लोग क्या करते हैं, ज़ायनिस्ट लॉबी वहां पे काम करती है और लॉबिंग के जरिए अपने सारे काम सेनेटर्स के जरिए, ठीक है, उनकी मजलिस आमला के जरिए वहां से निकलवाती है। ये सारा मामला है, ठीक है। इसको लोगों को समझना होगा। जी जी, एक नुक्ता मुझे ऑडिट करने दीजिएगा। जी जी जी। अच्छा, अमेरिका का वुरूज जो करवाया गया, अब आप देखिए अमेरिका को इस जंग में बाकायदा तौर पर कल इंटर कर दिया गया। अच्छा, अमेरिका ने भी अपने हाथ को होला रखा। वो जो खबरें चल रही हैं कि वो 30 टन के 10 मार दिए फलान मिसाइल और फलां मिसाइल और फलां मिसाइल और फलां मिसाइल, वो बंकर बस्टर और ये सारी चीजें, इसमें हकीकत नहीं है। अच्छा, मेरा घर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट से 30 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा, ईरान 1.5 टन का एक मिसाइल मारता है तेल अवीव के ऊपर या हैफा के ऊपर, आवाज जाती है जुनूबी लेबनान तक, ठीक है, कई किलोमीटर तक, जो कि शायद सैकड़ों किलोमीटर में बनता होगा, 100 किलो 80 किलोमीटर का फासला बनता होगा। अब आप मुझे बताइए, 30 टन का एक मिसाइल गिरता है तो मेरा घर लरजना चाहिए। 30 किलोमीटर का फासला इतना बड़ा फासला नहीं है, और वो भी खुला फासला है। मेरा घर लरजना चाहिए, मेरे घर में झटका लगना चाहिए। जबकि मैं अमेरिका ने जिस रात हमले किए उस रात में मुसलसल जाग रहा था। अच्छा। सुबह 6 साढ़े 6 बजे सोया हूं मैं, हमलों की तमाम इत्तलात को पढ़ के, उसके मामलात, उसके आगे आउटकम्स को पढ़ के। नॉर्मल मिसाइल थे, जिस तरह इसराइल, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, नॉर्मल मिसाइल्स थे जिस तरह से इसराइल हमला करता है, टॉमहॉक के, इस तरह के कोई और जो अमेरिका के पास मिसाइल्स हैं उनमें से कोई एक मिसाइल होगा, उन्होंने मारा होगा, और वो भी फोर्डो और नेतन्स को मारा। इस्फहान में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको हाथ भी लगाया। अच्छा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने भी हौला हाथ रखा है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हौला हाथ, बिल्कुल, कि इस हद तक ईरान को न ले जाया जाए कि ईरान फिर दीवानावार लड़ाई पर उतरा है। अच्छा, अब ईरान को 2 महाजों पर डाल दिया अमेरिका ने। अगर ईरान अमेरिका के इस हमले का जवाब देता है तो ये दोनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, लाजिम बात है, 1 से 2 महाजों पर लड़ना बहुत सख्त काम एक स्टेट के लिए कि जो पहले ही मुश्किलात में गिरा हुआ हो। अच्छा, अगर अमेरिका के खिलाफ ईरान कोई इकदाम नहीं करता है तो यह अमेरिका में ऐसी जसारत पैदा कर देगा जो आज के बाद किसी भी लम्हे अमेरिका ईरान के लिए हमेशा खतरा रहेगा, और ईरान की जो डिटरेंस है वो हमेशा खतरे में रहेगी। ठीक है, तो हतमी तौर पर ईरान को किसी न किसी मुल्क से खरीद कर भी एटॉमिक जो है वो वेपन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा। आखिरी इस नहज पर ये ईरान को लेकर आ जाएंगे। जिस तरह से कल जो आप नजर रखिएगा इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर भी, ये जो रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं, उनकी मजलिस आमिला के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, साबिक वो भी रह चुके हैं, सदर मेरा ख्याल या नायब सदर रह चुके हैं, मददो, जो जिनके तज्जिए काफ़ी अच्छे होते हैं और वो गुफ्तगू हालात व वाक़यात के ऊपर करते रहते हैं और एडवाइजेस देते रहते हैं। और मेरा ख्याल है मुशीर भी है वज़ीर आज़म के, या मुआविन भी हैं, और सदर कैपिटन के। उन्होंने कल ये जुमला कहा कि अगर यही हालात रहे तो फिर बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जो न्यूक्लियर हथियार अमेरिका ईरान को बेचने पर भी आमादा है। ठीक है, आप ये ना समझे कि ईरान को बनाने की जरूरत है, कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो ईरान को बने बनाए हथियार भी दे सकते हैं। ठीक है मुर्तजा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं जरा उस पर भी आना चाहूंगा। बहुत अच्छा आपने इनिशियल कमेंट स्टार्ट किया है, और ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त आम हुई ये बात के जौहरी तनसीबात को, जौहरी जो प्लांट्स है उसको तबाह कर दिया गया है। ईरान इज नथिंग नाउ। ये एक बड़ी ब्रेकिंग है जो आपने दी, और इट मेक सेंस जो आपने मुझे हमें पूरा समझाने की कोशिश की है, जो डायनेमिक्स समझाई है।
इस वक्त सिचुएशन ये बिल्ट हो चुकी है कि एक तरफ इसराइल है और एक तरफ अमेरिका है, और फिर ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इसके ऊपर ज़रा सा मैं चाहूँगा आपका कमेंट हो कि दुनिया में अब होने क्या जा रहा है। पेट्रोल प्राइसेस की बात की जा रही है, गैस प्राइसेस की बात की जा रही है, बिजली की बात की जा रही है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी राइजन अप ना। तो अब बात ये है कि ईरान की स्ट्रैटेजी आपको नज़र क्या आ रही है दोनों से निपटने के लिए? देखिए, ईरान हमेशा इंतहाई होशमंदाना अंदाज में काम करता है, आकिलाना अंदाज में काम करता है। ईरान जज्बाती अंदाज में अगर काम कर रहा होता तो शायद इस लेवल तक इनकलाब बाकी ही नहीं रहता। ये इनकी मजलिस आमिला या इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है या सुप्रीम काउंसिल है, उनके फैसले होते हैं आखिरी। अभी तक इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है या जिसे सुप्रीम काउंसिल कहते हैं, वो अपने नताइज को मुरतब नहीं कर पाई है। लेकिन जो उनके चीदा चीदा अरकान हैं या जो यहाँ पर जिनको शख्सियात माना या समझा जाता है या जिन्हें थिंक टैंक से मगज़ मुतफक्किर कहा जाता है, उनका ये मानना है कि तंगे हुर्मुज़ को, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, जिसे हम आबनाए हुर्मुज़ भी कहते हैं, उसको बंद किया जाए। अच्छा। एटलीस्ट एक हफ्ते 10 दिन के लिए उसके ऊपर पाँव रखा जाए ताकि पूरी दुनिया में इस जंग की शिद्दत और गर्मी महसूस हो। क्योंकि वो और एक मरतबा इनके सुप्रीम काउंसिल के रुकन हैं मोहसिन रज़ाई, और किसी ज़माने में वो आर्मी चीफ भी रहे हैं। उनका एक जुमला मुझे याद आ रहा है जो मैंने उनका मीडिया में सुना था, कि वो जिसका उर्दू में अगर मैं तर्जुमा करूं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो तंगे हुर्मुज़ की बारी आएगी। अगर तो क्या ईरान अफोर्ड कर सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को वो बंद कर दे, क्योंकि इस तरह से वो और भी ममालिक को अपने खिलाफ कर रहा है? नहीं, और ममालिक को खिलाफ नहीं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर बंद की जाएगी तो पूरी दुनिया के लिए बंद नहीं की जाएगी। ये मखसूसन वेस्टर्न यूरोप, ब्रिटिश और अमेरिका या इनके जो अलाय ममालिक हैं उनके लिए बंद की जाएगी कि यहाँ से उनकी शिप्स ना गुजर सकें। अच्छा। या जो कंपनी उन तक माल पहुंचाने की कोशिश करेगी उनको रोका जाएगा। अदरवाइज हर किसी के लिए ये फार्मूला नहीं है। सही। ईरानी पार्लियामेंट और ये भी उस हालत में होगा, मेरा नहीं ख्याल है कि ये एकदम होगा, ये लास्ट स्टेज होगी। ये भी उस हालत में होगा कि अगर दोनों ममालिक मिलकर ईरान पर किसी किस्म की ऐसी चढ़ाई कर दें कि जिसका जवाब देना ईरान के लिए मुश्किल हो जाए जरा। बिल्कुल ठीक है। यकीनन दो लोग अगर मिलकर एक निहत्ते आदमी के ऊपर हथियारों से हमला करेंगे, इस वक्त तो मैं इन्हें निहत्ता ही कहूंगा, क्योंकि दोनों तमाम अपने पास जितना सब कुछ मौजूद है वो सब लेके ईरान के ऊपर हर तरफ से चढ़ाई किए हुए। और एक मुज़हिका खेज बात हमारे तमाम उन ममालिक के लिए जो इस खित्ते में मौजूद हैं, जो मुझे कल बड़ी अफसोसनाक लगी, वजीर खारजा अमेरिका का एक बयान था मार्को रोबियो का। वो कहते हैं कि मसलन जितने ममालिक ने ईरान से मुताल्लिक हमारे इस हमले की मजम्मत की है, उनमें से अक्सरियत ने हमें प्राइवेट में कॉल करके मुबारकबाद दी है कि आपने अच्छा किया। लेकिन वहां पर तो कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे का बिल भी ज़ेरे गौर है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर डोनाल्ड ट्रंप ने यह हमला किया। तो क्या ऐसा हो सकता है आने वाले वक्तों में मुआवजे की कार्रवाई और डोनाल्ड ट्रंप को अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़े? देखिए, इख्तियार है ना, प्रेसिडेंट का इख्तियार है। किसी हद तक मैं समझता हूँ ये हो भी सकता है जो कांग्रेस कह रही है या अमेरिकन सेनेटर्स कह रहे हैं या जो रियासती इदारे बात कर रहे हैं, माज़ा चाहता हूँ, ये हो भी सकता है। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक इतना बड़ा स्टेप खुद डोनाल्ड ट्रंप का कई घंटों पर मुहित ये काम करना, और खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने एक अरसे तक इसके ऊपर काम किया है, तब जाके हमने ये हमला किया। ये रातों रात नहीं हुआ, क्योंकि 20 सालों से जो अमेरिकन प्रेजेंस नहीं कर पाए थे वो इसने कर दिया है। यानी जो डरते थे कि हमारे मुनाफे को, हमारी जो बेनिफिट्स हैं, हमारे जो मामलात हैं, उनको मिडल ईस्ट के अंदर नुकसान न पहुंचे, इतनी बड़ी जंग छेड़ के ये इस बंदे खुदा ने कर दिया। अब सवाल ये है कि ये बंदा अकेला काम ये कर सकता है या ये काम कोई एक रात का है? नहीं, ये कई शबों पर मुश्तमिल है। तो ये कैसे हो सकता है कि अमेरिकन सेनेट को भी पता ना चल रहा हो, रियासत को भी पता ना चल रहा हो, कोई एलिमेंट ही शामिल ना हो, तक को तनहा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ये सारे काम कर जाए? नहीं, ये सारे ड्रामे होते हैं कि ईरान को किसी न किसी तरह जो है वो रिटेलिएशन से बाज रखा जाए, क्योंकि अमेरिका 1000 हमले भी कर ले, अगर ईरान ने एक जानदार हमला इनके तमाम एयर बेसिस पर इस खित्ते में जो मौजूद है कर दिया, तो अमेरिका को कई सालों तक इसके असरात। अच्छा, ये क्या ईरान अफोर्ड कर सकता है? क्या ईरान एक साथ इसराइल और अमेरिका दोनों को निशाना बना सकता है? क्योंकि ईरान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है। एक मिसाल है फारसी में, क्योंकि एक फारसी में एक मिसाल है, तंग आमद बे जंग आमद।
बात समझ रहे हैं मेरी? जी 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 जी। और जिस तरह से मैंने इसका उर्दू में ट्रांसलेशन किया था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बात जी समझ रहे हैं? जब जी ईरान जी, को इस स्टेज पर पहुंचाया जाएगा सही बात कि है। वो किसी चीज उसे किसी काम के अगर काबिल नहीं छोड़ा जाएगा, एक बिल्ली भी अगर किसी कमरे में बंद हो जाए और आप उससे मुकाबला करने पे आ जाए, तो आपका जिस्म 6 फीट का है और वो 1.5 फीट की भी नहीं है, लेकिन वो पूरे कदो कामत से आपके साथ लड़ेगी। सही बात है। तो फिर तो ये एक स्टेट है जिसके पास 25-30 हजार से ज्यादा मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, और कई इलाके के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर्स हैं वो इनकी हमनवा हैं, हमकार हैं। वो रेजिस्टेंस पावर्स वो जमीन पर खत्म नहीं हुई है, बिलाखिर उनकी फालियत है, उनकी एक्टिविटी है। तो ये सारे ऑप्शंस अगर उठाए जाएंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये आखिरी हल है। और अमेरिका चाहता है कि ईरान को आखिरी स्टेज तक न ले जाया जाए, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि फिर ये इस खित्ते से ही हमारी खुदा हाफिजी का बाइस बनेगा। फिर इस खित्ते में हम कहीं रहने के काबिल नहीं रहेंगे, लोग हमसे मुस्तकिल दुश्मनियां पैदा कर लेंगे। किसी मुल्क की आवाम अगर किसी के खिलाफ हो जाए, आज भी ईरान को इतने सख्त तरीन हमलों के बावजूद ये इसलिए नहीं काउंटर कर पा रहे हैं या इसलिए घुटनों पे नहीं ला पा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की 99% जो आवाम है वो अपनी हुकूमत की बैक पर आकर खड़ी हो गई है कि हम लड़ेंगे। मुर्तज़ा एक आखिर में ये भी सवाल करना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है, उसको तबाह करने की बात हो रही है, जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने की बात हो रही है। आपको लगता है कि इट कुड बिकम अ न्यूक्लियर वॉर एज वेल अगर आगे जाके देखें? लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर। देखिए, न्यूक्लियर फिलहाल तो डेटरेंस का नाम है, इतना आसान नहीं है। यस, ईरान इनकलाब के अवाइल के अंदर जो ईरान था, अभी वो नहीं है। इनकलाब के अवाइल में सारी चीज़ें ईरान के खिलाफ थी, किसी भी किस्म का किसी का ईरान को साथ नहीं था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर हर किस्म का ताउन बंद था। सिफारती सतह पर भी ममालिक ने साथ नहीं दिया, अक्सर बड़े ममालिक ने। ईरान के हाथ में भी कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी ईरान 8 साल जो है वो इन मुकम्मल एक कॉलोनियलिस्ट पावर्स से लड़ता रहा है। ठीक है, ये इस्तिकबार और इस्तेमारी जो पावर्स हैं इनसे लड़ता रहा है। और इस वक्त तो उनके पास ज्यादा जो है वो एटमी हथियार थे। अमेरिका ऐसा तो नहीं था कि उस जमाने में, और चीन और रूस भी मदद करने के लिए इस वक्त आ सकता है। तैयार नहीं थे, उस वक्त नहीं थे, ना चीन तैयार था ना रूस तैयार था, इसलिए खाली हाथ था ईरान, और असलहा भी नहीं था। अब समझ रहे, उस जमाने में तो ज्यादा आसान था इनको एक मिसाइल एटॉमिक जो है वो एक वॉरहेड मारना था और मलियामेट कर देना था पूरी दुनिया में। अच्छा, चीन के वॉरहेड भी ईरान के बॉर्डर पर दिखाई दिए हैं, इज दैट ट्रू? इसकी वजह यह है, ये इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है, मैं ऐसे कोई मुस्तनद इत्तला मेरे हाथ में नहीं आई है। ठीक है, हवाई इत्तलात पर भरोसा मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब तो चूंकि ईरान पुष्ट पर ईरान चाइना ईरान के साथ खड़ा है, रशिया ईरान के साथ खड़ा है, ईरान का अपना हाथ पुर है। कल को अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो ये ममालिक ईरान को बैक सपोर्ट भी करेंगे। और दूसरा ये है कि जैसे मुदवदूफ ने कहा, बट एक चीज बहुत अच्छी है मुस्तफा साहब ने जो बात सामने आई, मुर्तज़ा, एक चीज़ और भी हमने नोट की कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई जो हुदूद है वो इस्तेमाल नहीं हुई है। भारत की फ़ज़ाई हुदूद और उसका बॉर्डर जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये वाज़ेह पैगाम मेरा ख्याल शायद उस मुलाकात में दे दिया होगा डोनाल्ड ट्रंप को कि पाकिस्तान की हुदूद इस्तेमाल नहीं होगी किसी मुस्लिम मुल्क के लिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का ये तारीखी इक़दाम है कि ऐसे मुल्क में जहां तमाम मुस्लिम ममालिक या मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत, जिन्हें बड़े बड़े ममालिक हम कहते हैं या मुस्तहकम ममालिक कहते हैं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक बाकी रहे कि जो है वो बस हम इस वाक़ये को महकूम करते हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने न सिर्फ सख्तरीन स्टैंड लिया, बयानिया जारी किया, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली के अंदर भी इसराइल जैसे मुल्क को अहमक कह के पुकारा। बिल्कुल ऐसे कि ये इसराइल अहमक ने ये क्या काम किया कि मसलन एक ऐसा मुल्क के जो सोवरेन स्टेट है उसके ऊपर बिना किसी जवाब के चढ़ाई। बिल्कुल, चले, ठीक है। कोई एटम बम मौजूद नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज अभी वजूद में नहीं आई है, तो सिर्फ आप अपने तवक्कुम की बुनियाद पे। बस वही बात ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कन्फेस कर लिया कि रिजीम चेंज ही की बात है, वो हर मुल्क को अपने हिसाब से डेकोरेट करना चाहते हैं ताकि उनके लिए फैसिलिटेशन। देखिए, दो चीजें हैं, ये इस पर एक नुक्ता ले लीजिएगा मेरा। अमेरिका दुनिया के अंदर दो काम करवाता है। पहला काम, अपने मफाद के लिए किसी एक शख्स को किसी मुल्क में बादशाह बनाता है और फिर उसके जरिए अपने काम लेता है। अब ये मेरे इस एंगल को आप जो है ना वो शुरू कीजिए इस लेबनान से, और फिर यूं आइए गल्फ स्टेट्स को देखिए, और फिर ऐसे आकर पाकिस्तान तक आइए। किसी एक आदमी को सरबराह बनाता है और अपने काम निकलवाता है।
अगर वो एक आदमी किसी मुआशरे में सरबराह नहीं बन पाया तो फिर इस इलाके में सिविल वॉर की कैफियत पैदा कर देता है और उसको लबनान जैसी ऐसा ही होता ठीक है, है। बिल्कुल बहरहाल ऐसा मुर्तजा बहुत शुक्रिया मुर्तजा, बहुत आपस शुक्रिया। हम में- इसके ऊपर भी आपके साथ अपडेट लेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने वाज़ेह किया, कुछ ब्रेकिंग भी जो है वो एनटीए न्यूज़ को दी है। ये एक बड़ी खबर थी कि वो जो तनसीबात पर हमले हुए हैं वो उस नौयत के नहीं हुए जिस तरह के रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ये बहुत मुर्तजा नकवी हमारे साथ जबरदस्त मौजूद थे, न्यूज़ दी है उन्होंने। लाइव इस वक्त बैठे हुए थे ईरान से, और हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर एक टॉपिक पर बात करेंगे। आज आलमी ओलंपिक डे है, ओलंपिक। इस पर भी जरा बात करेंगे Stay कि with व्हाट us. इज इट ऑल अबाउट।